नमस्कार साथियों, आज मजबूरन फिर आपके सामने मुझे आना पड़ा और उसका कारण ये है कि इन भाजपाइयों को शर्म नहीं आ रही है। प्रचंड बहुमत की सरकार लेकर बैठे हैं, डबल इंजन की सरकार लेकर बैठे हैं और जब इनसे पूछा जा रहा है कि पिछले 3.5 सालों में आपने प्रदेश में कितनी भर्तियां खोली, कौन कौन से विभागों की नौकरियां आपने कितने हमारे बेरोजगार युवाओं को दी, तो उल्टा सवाल या तोप की नोक ये विपक्ष की तरफ दाग दे रहे हैं, हमारी तरफ कर दे रहे हैं। ये विपक्ष से उल्टा पूछ रहे हैं कि कांग्रेस बताए कि कांग्रेस कार्यकाल में कितने रोजगार दिए गए। इसलिए आज मुझे आप सबके सामने अवतरित होकर भाजपा के लोगों को जवाब देने के लिए आना पड़ रहा है। साथियों, जब प्रदेश के अंदर एक ये आम जुमला बन जाता है कि कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो दिल को बहुत कष्ट पहुंचता है, क्योंकि उत्तराखंड की जनता को समझना चाहिए कि 20 सालों में 10 साल भाजपा रही और 10 साल कांग्रेस, और भाजपा तो अब मैं कहूंगी 12 साल रही, क्योंकि अंतरिम सरकार जो 2 साल की थी वो भी भाजपा की थी। लेकिन भाजपा के व्यक्ति कोई मील का पत्थर अपना बता नहीं पाएंगे आपको कि उन्होंने आखिर इस प्रदेश को दिया क्या है, इस प्रदेश के लिए योगदान और बलिदान, या किसानों के लिए की दिशा में, युवाओं की दिशा में, महिलाओं की दिशा में, व्यापारियों के लिए आखिर कौन सा ऐसी योजनाएं या ऐसा कोई बड़ा कीर्तिमान इन्होंने यहाँ स्थापित किया। शायद ये निरुत्तर हो जाएंगे, बता नहीं पाएंगे। मैं साल 2002 से शुरू करती हूँ साथियों। मेरी सरकार चुनी गई, पंडित नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री बने और बहुत गर्व होता है मुझे ये कहते हुए कि पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के मुख्यमंत्री काल में उनके अथक प्रयासों से यहाँ तमाम इंडस्ट्रीज आई, यहाँ मझोले और लघु उद्योग स्थापित हुए और लगभग 37,000 से 40,000 करोड़ के बीच में यहाँ पर निवेश आया। और जब प्रदेश में निवेश आता है साथियों, तो उससे प्रदेश का क्या विकास होता है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ के युवाओं को रोजगार मिला, सिडकुल की स्थापना की गई और ये 70% वाला फॉर्मूला, इसका जियो जारी करने वाला प्रदेश उत्तराखंड प्रदेश पहला प्रदेश बना, जिसका अनुसरण बाद में दूसरे प्रदेशों ने भी किया। 70% का फॉर्मूला ये था साथियों कि हमने उन तमाम निवेशकों से, उन तमाम कंपनीज से जो यहाँ पर आकर अपना कारोबार शुरू करना चाह रहे थे, उनके साथ एक बॉन्ड साइन किया, एक पैक्ट साइन किया कि 70% हमारे स्थानीय युवा को उसमें रोजगार दिया जाएगा, वरना नहीं खोलने दिया जाएगा, परमिशन नहीं मिलेगी। और ये बॉन्ड सभी ने साइन किया। बाद में दूसरे प्रदेशों ने भी इसको बहुत सराहा और इसका अनुसरण किया। उसके बाद साथियों, मात्र 2 साल के अंदर हमने 2005 के लगभग उपनल की स्थापना करी, कांग्रेस पार्टी ने करी। उपनल की स्थापना की गई थी एक्स सर्विसमैन के जो बच्चे हैं, जो उत्तराधिकारी हैं, उनकी नौकरियों के बंदोबस्त के लिए, नौकरियों के प्रावधान के लिए। आज भले ही वो औरों के लिए भी खुल गया हो, लेकिन शुरुआत में उपनल की स्थापना इसी मकसद से की गई थी, क्योंकि उत्तराखंड प्रदेश एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश था और हम उस महत्व को जानते थे, हम उनके योगदान को, उनके बलिदान को देश के लिए पहचानते थे, स्वीकार करते थे, सम्मान करते थे। इसलिए उनके परिजनों के लिए हमने उपनल का गठन किया। फिर साथियों, अगर मैं, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के ही कार्यकाल के दौरान ज्यादातर मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो आज आप देख रहे हैं, और अब 5 साल का और कार्यकाल, क्योंकि कांग्रेस का 2012 से 17 का जुड़ चुका है, तो अब तो मैं कहूंगी कमोबेश सब के सब मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस कांग्रेस पार्टी की देन है इस प्रदेश को। जितने भी आप देख रहे हैं, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, जितने भी प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं, वो सारे कांग्रेस की देन है और कोई इस पर आपत्ति भी नहीं कर सकता। बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं। 2 अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम इस प्रदेश को दे दिए साथियों, एक हल्द्वानी में और एक यहाँ महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम के रूप में। युवाओं के लिए नहीं तो और किसके लिए था। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नहीं था हमारे पास साथियों, हमारे प्रदेश के पास भर्ती परीक्षाएं कराने के लिए, वो हमने गठित किया।
मैं आपको बताना चाहती हूँ 2003 से पटवारियों की भर्ती नहीं हुई थी प्रदेश के अंदर। जब 2012 में पुनः हमारी सरकार आई, हमने शुरू की। आज 2016 के अंत में साथियों हम चुनाव में चले गए थे। 2017 के शुरुआत में भाजपा काबिज हो गई थी सत्ता पर। 2016 से न फॉरेस्ट गार्ड भर्ती हुए हैं और न पीसीएस की परीक्षाएं हुई हैं। इसके लिए ठीकरा किसके सर फोड़ा जाना चाहिए? आज तमाम विभागों में पद रिक्त पड़े हैं। आज 40,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां रिक्त पड़े हैं पद। इसको भरने की जिम्मेदारी किसकी है? कृषि विभाग में जब हमारे युवा साथी सुबोध उनियाल जी से कहने के लिए गए कि नतीजे घोषित कर दीजिए या भर्ती परीक्षाएं करवा दीजिए, तो उन्होंने उनको लताड़ करके भगाया और कहा कि जाओ शिकायत करनी है तो कर दो मुख्यमंत्री से, मैं किसी मुख्यमंत्री से नहीं डरता। और नेशनल न्यूज बनी साथियों। मंत्री की हनक, मंत्री के अहंकार का वो बर्ताव, ये नेशनल न्यूज बनी। आज 2017 के जितने दावे और वादे इस प्रचंड बहुमत की सरकार ने किए थे युवाओं से, वो सब ठगा सा महसूस कर रहे साथियों अपने को। बेरोजगारी को या रोजगार और स्वरोजगार को जोड़कर वो बेवकूफ बना रहे हैं युवाओं का। स्वरोजगार और रोजगार एक ही चीज नहीं है साथियों। रोजगार मुहैया कराने के लिए अपने युवाओं को, अपने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को सरकार ने क्या किया, ये सरकार बताए। स्वरोजगार अलग चीज है बिल्कुल। आपने कौन कौन से विभाग में कितनी कितनी नौकरियां खोल दी, ये बताइए आप। कहां कहां कितनी विज्ञापन निकाले और कितनी भर्तियां करें। आज हम केवल उत्तराखंड की बात करेंगे साथियों। उत्तराखंड में 3,000 से 4,000 रजिस्टर्ड डेंटिस्ट हैं। WHO कह चुका है कि कोरोना महामारी में आप डेंटिस्ट की भी सहायता ले सकते हैं, उनकी भी नियुक्ति कर सकते हैं, क्योंकि जो शुरुआत की पढ़ाई होती है डॉक्टर्स की, वो शुरुआत की 3 साल की पढ़ाई कमोबेश एक सी होती है। MBBS डॉक्टर हो या डेंटिस्ट हो, शुरुआत के 3 साल उनका जो सिलेबस होता है वो एक ही होता है। ये WHO के मानक के हिसाब से हर 3,000 की आबादी पर एक डेंटिस्ट होना चाहिए। उत्तराखंड में जरा नजर दौड़ा के देख लीजिए साथियों। ना चमोली जिले में आपको एक भी डेंटिस्ट मिलेगा, ना पौड़ी जिले में। कई जिले ऐसे हैं जहां डेंटिस्ट है ही नहीं। हमारे 3 से 4,000 जो रजिस्टर्ड डेंटिस्ट हैं, उनको क्यों नहीं नियुक्ति दे रहे हैं आप? वो बेरोजगार घूम रहे हैं। लोन करके उन्होंने पढ़ाई की है मेडिकल की, और आज आप उनकी भर्ती नहीं कर रहे साथियों। वो हम खोल के गए थे, हम अध्याचन करके गए थे 400 से 500 डेंटिस्ट का। ओम प्रकाश स्वास्थ्य सचिव थे। सरकार बदल गई और ठंडे बस्ते में चली गई भर्तियां। डेंटिस्ट की भर्ती नहीं 4 साल में ये कर पाए हैं। इनके 4 साल खत्म होने को आए हैं। PHCs में, CHCs में क्यों नहीं आप डेंटिस्ट को भेज सकते हैं? वो भी शुरुआती बीमारी की दवाएं लिख सकते हैं। उनको जो उनका सर्टिफिकेट है या उनका जो बोर्ड है वो मान्यता देता है इस चीज की कि वो नॉर्मल जांच परख कर सकते हैं। और इस कोरोना महामारी में तो वो ब्रह्मास्त्र साबित हो सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं प्रदेश के लिए। उनको जो डॉक्टर्स, MBBS डॉक्टर्स पहाड़ नहीं जा रहे हैं, वहां डेंटिस्ट को भेजा जा सकता है। छोटी मोटी बीमारियां तो वो भी देख सकते हैं। और ज्यादातर ओरल कैंसर्स हो रहे हैं हमारी पहाड़ी क्षेत्रों में। ओरल बीमारियां लोगों को ज्यादा हो रही हैं, उनके लिए वो बहुत ज्यादा लाभकारी होंगे। हम 32,000 पदों का अध्याचन शुरू करके गए थे साथियों। हम 1,000 महिला कांस्टेबल और 300 महिला इंस्पेक्टर भर्ती करके गए थे। परिवहन हो, मेडिकल हो, नर्सिंग हो, कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां हमने भर्तियां नहीं करी। हम 4 धाम यात्रा सुचारू करके गए। हम गैरसैंण में एक विशालकाय भवन बना करके इतना विकास करके गए कि त्रिवेंद्र रावत जी को एक ग्राउंड मिला जिसमें वो ग्रीष्मकालीन राजधानी उसको घोषित कर पाए। मैं ये वो मील के पत्थर बता रही हूं जो कांग्रेस पार्टी ने स्थापित किए हैं इस प्रदेश के अंदर। हमने आपके मैंडेट को, आपके वोट को वेस्ट नहीं जाने दिया साथियों। हमसे जितना हो सकता था, मेरा गांव मेरा पेड़, मेरा गांव मेरी सड़क, समाज कल्याण की पेंशनें, नंदा देवी, गौरा देवी कन्याधन योजना, तीलू रौतेली, ये सब हम शुरू करके गए।
रोडवेज में फ्री बस यात्रा, सड़कों का जाल बिछा कर गए। आज आप देख लीजिए चारों तरफ, गड्ढों की बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, शिक्षा की बात करें, आखिर बात कौन सी करें जिसमें त्रिवेंद्र रावत सरकार ने कुछ किया हो? कौन सी ऐसे विभाग की बात करूं जिसमें कुछ कहने लायक हो? क्या सड़कों का यही हाल था साथियों कांग्रेस के टाइम पर भी? बहुत आसान है ये कह देना कि कांग्रेस और भाजपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बहुत आसान है ये कह देना कि सिक्के के दो पहलू हैं। बहुत आसान है ये कह देना कि दोनों पार्टियों ने प्रदेश को सिर्फ लूटा है, कुछ नहीं दिया। कम से कम समालोचना कीजिए, विवेचना कीजिए, मंथन कीजिए कि ये जो 2 स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय आपको दिख रहे हैं किसकी देन है? प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस किसकी देन है? प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेजेस किसकी देन है? प्रदेश में सिडकुल है, उपनल है, ये सब किसकी देन है? बहुत अफसोस होता है साथियों जब इस तरह से नकार दिया जाता है। शिक्षा विभाग में मैं आपको बताना चाहती हूँ, सारे बैकलॉग हम भर के गए थे 2017 तक, मात्र 600 पद रिक्त रह गए थे। 7000 तो हम गेस्ट टीचर्स की भर्ती करके गए थे। आज का अगर मैं शिक्षा विभाग का आपको बताऊं तो 5000 प्राथमिक शिक्षकों की कमी है प्रदेश के अंदर, रिक्त पड़े हैं 5000 पद। जो रिटायर होते जा रहे हैं शिक्षक, उनकी भी पूर्ति नहीं की जा रही, उनकी जगह पर भी रिप्लेसमेंट दूसरा नहीं रखा जा रहा है। क्यों? क्या मंशा है इसके पीछे? कैसे प्रवासी रुकेगा यहाँ पर जब आप शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं करेंगे? सरकारी स्कूलों को जब तक आप ठोक पीट के ठीक नहीं करेंगे, उसकी व्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे, बैठने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था, ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था, किताबों की, शिक्षकों की नहीं देंगे तो प्रवासी बंधु क्यों रुकेंगे यहाँ पर? क्या उसको अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं करवानी है? ये बहुत अभिन्न अंग है कि आप शिक्षा और स्वास्थ्य जब तक यहां नहीं देंगे मुफीद, तब तक यहां नहीं रुकेगा कोई, पलायन बदस्तूर जारी रहेगा। अब मैं भाजपा के प्रवक्ताओं से पूछना चाहती हूं, आपको जवाब मिल गया होगा। हमने कितना रोजगार दिया, किसको रोजगार दिया? जिस उपनल के साथ खिलौने की तरह खेल रहे हो वो हमने दिया है प्रदेश को। इन्वेस्टर्स समिट आप कराते हैं, इन्वेस्टमेंट हम लाते हैं। इसलिए अब अपना जवाब तैयार रखिए कि आपकी सरकारों ने कितना रोजगार दिया, किसको रोजगार दिया, कौन से विभाग में दिया, और खबरदार स्वरोजगार को रोजगार मत समझाने की भूल मत करिएगा। हम भोले जरूर हैं लेकिन बेवकूफ नहीं। नमस्कार साथियों, शुभ रात्रि।